गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे द नर्सिंग प्रोसेस, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आता है। ठीक है, तो हाँ, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें नर्सिंग प्रोसेस को जानने से पहले हम देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? ये कोई सिंपल स्टेप नहीं होता, ये एक इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं और एक ये स्ट्रेट सा प्रोसेस होता है और इसको हम कभी भी ओवरनाइट नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए हमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसी के बाद ही हम कभी भी ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें उस प्रोसीजर के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमें मेडिकेशंस के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, हम तब तक किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते कि किसी क्रिटिकल इवेंट में हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी हम रातों रात नहीं सीख सकते, उसके लिए हमें प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए। तो ये क्या होता है? ये जैसे अभी मैंने बताया कि ऐसा प्रोसेस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क, कमिटमेंट और एक्टिव क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ को लर्न करने की। ठीक है, अब आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है किसी भी चीज़ को सीखने की, आप हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हो, या आपके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप कोई चीज़ करो। ठीक है, तो उससे भी हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सीख सकते हैं, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। आइडियली क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? वो हमारा एक तरह का माइंड की हैबिट होती है, जो कि हर एक नर्स के कैरेक्टर में होता है। क्योंकि देखो, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तब जब नर्स जो अपना दिमाग लगाकर जो काम करती है, उसी को हम मोस्टली क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हैं। ठीक है, हर एक क्लिनिकल सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा नर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्रिटिकली सोचे। बाई फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो अगर आपके पास कोई पेशेंट है, आपको सीपीआर आता भी है, बट आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पेशेंट पे। क्या पता डेड पेशेंट है, आप उस पर भी बैठ के सीपीआर दिए जा रहे हो, तो वो क्या है? दिमाग की कमी है। तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमें पहले उस सिचुएशन को जानना पड़ेगा, और इस क्रिटिकल थिंकिंग का भी क्या बोलते हैं, एक समझ होनी भी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हमको क्लाइंट्स के लिए जो उनके लिए बेस्ट है, वो जजमेंट लेना भी आना चाहिए। अगर हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली कि हमें इस टाइम पे पेशेंट को क्या केयर देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है, क्या उनके लिए हार्मफुल है, तो वो भी एक तरह से उनके लाइफ के सर्वाइवल का जो बोलते हैं ना, कि उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच में हमें डिसीजन लेना होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? एक तरह की आर्ट होती है सोचने की, समझने की, और हमारे सोचने और समझने की। और ये हेल्प करता है पेशेंट के बेटरमेंट के लिए हेल्प करता है, जो कि मोर क्लियर, मोर एक्यूरेट और मोर डिफेंसिबल होता है। ठीक है, इसमें 5 मोड्स होते हैं टोटली। क्रिटिकल थिंकिंग के 5 मोड्स होते हैं थिंकिंग के। पहला है टोटल रिकॉल, हैबिट्स, इंक्वायरी, न्यू आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी। टोटल रिकॉल यानी कि जो भी हमने चीज़ें पढ़े होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें याद होना चाहिए। जान रहे हो, आपको फॉर एग्जांपल आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना है ड्रग्स का। ठीक है, यानी कि इंट्रावीनसली आपको देना है ड्रग, और आपको आईवी किस एंगल पे लगाना नहीं पता, कौन से साइट बेस्ट साइट होता है ये भी नहीं पता, तो क्या होगा? बेनिफिशियल है? कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हैबिट्स, यानी कि आपने कभी लगाया नहीं है, डे 1 में ही आपको कोई वीवीआईपी पेशेंट को आईवी लगाना, आप तो पहले ही हाथ कांप जाओगे। तो इसीलिए आपको स्मॉल सेटअप से स्टार्ट करना चाहिए, उसमें हैबिट्स आपके हैबिट में होना चाहिए आईवी लगाना। इंक्वायरी, इंक्वायरी, ठीक है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नॉलेज, कोई भी नई नॉलेज को गेन करने के लिए आपके अंदर, कि अगर आपके सामने कोई नया प्रोसीजर हो रहा है जो आपने अपने कॉलेज लाइफ में मतलब नहीं सीखा है, या आपको नहीं आता है वो चीज़, या फर्स्ट टाइम देख रहे हो उस चीज़ को, सिर्फ थियोरी पढ़ी है आपने, तो उस चीज़ों को और जानने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि उस चीज़ को कैसे कैसे सीख सकते हैं हम। ठीक है, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किताब में लिखा है सिर्फ उतना ही आ रहा है, नया आइडिया कुछ अपने दिमाग में नहीं आ रहा कि कैसे हम केयर को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे और बेटर बना सकते हैं, कैसे। सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग केयर का ही नहीं है, सिर्फ टीचिंग का भी देखो ना। टीचिंग में भी क्या होता है, हम एक नए नए आइडियाज़ लाने की कोशिश करते हैं एज अ टीचर, कि
बच्चों को, स्टूडेंट्स जो है उनको कैसे और अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, बेटरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। फिर लास्ट इसमें आता है जो पांचवा मोड है थिंकिंग का, वो है क्रिएटिविटी। कि क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, कि भाई मान के चलो अभी टीचिंग का ही मानूँ एग्जाम्पल, कि अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कैसे पढ़ाऊँ और अच्छे से क्रिएटिविटी कैसे लाऊँ। जैसे अभी मैं ये पढ़ाऊँगी वाइटल साइंस मान के चलो, तो मैं उसको कैसे पढ़ाऊँ कि बच्चा कभी भूले ही ना वो चीज़ें। उसको मैं क्या पता डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करूँ, क्या पता मैं कोई और मेथड यूज़ करूँ, एविएट्स का यूज़ करूँ, या चार्ट हो गया, या फिर पैम्पलेट्स हो गया, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन जो करके दिखाते हैं वो हो गया, या सिम्पोजियम यूज़ कर लूँ, या सिमुलेशंस का यूज़ करूँ कि रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट करके मैं बच्चों को सिखाऊं। तो वो होता है क्रिएटिविटी, कि हम नए नए आइडिया सोचते हैं, क्रिएटिविटी सोचते हैं कि जो पहले नहीं किया जा रहा है उस चीज़ों का इस्तेमाल करना टीचिंग में, या फिर नर्सिंग जो फील्ड होती है उसमें। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है, ये हेल्प करती है नर्सेस को, ताकि वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है या क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर सके। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के। क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके ही हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और क्वालिटी जो केयर हमने प्रोवाइड करी है उसको इवैल्यूएट करते हैं कि हमने जो प्लान करके इम्प्लीमेंट किया है उसका क्या इवैल्यूएशन रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एज रीजनेबल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, जो कि कंप्लीटली फोकस होता है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं करने के लिए, हमारे डिसाइडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारे एक साइंटिस्ट है नॉरिस, उन्होंने दिया था 1989 में। उसके बाद जो दूसरा डेफिनेशन है ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है जिसमें जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है उसके रिगार्डिंग जो एविडेंस बेसिस होता है या फिर जो एक्यूरेट होता है कम्प्लीटली, उन्हीं का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ताकि हमको हम क्या बोलते हैं उन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर सके फॉर बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट केयर। ठीक है, ये हो गया हमारे मिलर और मैल्कम ने दिया है ये डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या है क्रिटिकल थिंकिंग का, कि एक तरह का जजमेंट का फॉर्म होता है, स्पेसिफिकली ये पर्पसिव ऑफ रिफ्लेक्टिव जजमेंट होता है। और ठीक है, ये हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं डिसीशंस लेने के लिए और पेशेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ताकि हम उनको एक अच्छा केयर प्रोवाइड कर सके और उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सके। अब ये ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मोस्टली तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला तो यही है कि जो भी हमारे एक्सपीरियंस के रेंज में हम जितना हम सोच सकते हैं या फिर हमारी जो एक्सपीरियंस है उस रेंज में ही रहकर उनको बहुत अच्छा केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरा ये कि जो लॉजिकल इंक्वायरिंग और रीजनिंग है उनके लिए जो अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हमारी इससे नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। और हमारी कुछ स्किल्स भी अप्लाई करते हैं हम इन मेथड्स के लिए, तो वो स्किल्स भी मतलब क्या बोलते हैं इम्प्रूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर कैथेटराइजेशन कैन्युलाइजेशन नहीं आता है, आप देखोगे सीखोगे करके देखोगे करोगे भी, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप सीखने लग जाओगे। ठीक है, अब स्पेशल स्किल्स क्या क्या चाहिए होती है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। सबसे पहला सबसे पहले जो छोटे छोटे जो चीज़ें होती है उनको समझना वो आना चाहिए। ठीक है, क्लेम और सेंटेंस और बिलीफ हमारे मतलब हमें पता होना चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी के भी किसी से भी। ठीक है, हमें क्लेम करना है कि हमें जो भी हमने पढ़ा है उस हमें रिकॉग्नाइज करना है, थीसिस को जो भी हमने पढ़ा है या जो भी है, हमें आर्ग्यूमेंट को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। जो क्रिटिकल थिंकिंग जिनके अंदर जो करते हैं उनके अंदर ये स्किल्स देखी जाती हैं। ठीक है, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इन सारी स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है कि हमें आर्ग्यूमेंट समझ में आना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि दो लड़ाई चल रही है वो वाला आर्ग्यूमेंट वो नहीं,
जो मतलब उनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए जो आर्गुमेंट होता है उसको पता होना चाहिए हमें। पहली बात तो पता होना चाहिए कि क्या बात चल रही है, ठीक है। हमने जो पढ़ा है हमें वो चीज़ आना चाहिए, और जो भी हम बोल रहे हैं उसका एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए और असेसमेंट भी होना चाहिए। काउंटर आर्ग्यूमेंट का जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो मान लो हमने बोला किसी पे एक डॉक्टर ने या किसी और स्टाफ ने बोला कि हमें ये ड्रग यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, इनसे इसको शायद सेंसिटिविटी है या प्रॉपर हमें रीज़न है हमारे पास कि हाँ इसके ड्रग के जो कंपोनेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उससे जो पेशेंट है उसको सेंसिटिविटी है, हम ये ड्रग नहीं दे सकते, हम दूसरा ड्रग देंगे। तो हम जो काउंटर आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसकी हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास हर एक केस के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ के लिए भी आर्ग्यूमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड यूजिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड लॉजिकल, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और लॉजिकल ऑर्डर दोनों के बीच में एक अच्छे समझ होनी चाहिए, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स होती हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। अब एक क्रिटिकल थिंकिंग, गुड क्रिटिकल थिंकर की क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला, वो एविडेंस का स्किलफुली और इम्पार्शियली यूज़ करेगा, यानी कि वो अपनी बेटर स्किल्स का यूज़ करेगा और इम्पार्शियली भी यूज़ करेगा उन चीज़ों को, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज करता है थॉट्स और जो भी चीज़ें उसके पास होंगी, आर्टिकुलेट्स देम कंसाइसली और कोहेरेंटली, उसको बहुत कंसाइसली यूज़ करेगा और कोहेरेंटली यूज़ करेगा। वो लॉजिकली वैलिड और इनवैलिड चीज़ों के बीच में भी उसको डिफरेंशिएशन पता होगी। अगर एविडेंस की कमी है, ठीक है, जो कि उसके डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है, तो अपने वो जजमेंट को भी सस्पेंड कर सकता है, यानी कि हटा सकता है अपने जजमेंट को भी, कि हाँ अब एविडेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एविडेंस नहीं है किसी पेशेंट की सेंसिटिविटी का, यानी कि उसको रिएक्शन होगा या नहीं होगा, हम तो बस अपने आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ फर्स्ट टाइम पेशेंट ने ये ड्रग लिया है, क्या पता सेंसिटिविटी हो या ना हो वाला, ठीक है। हमारे पास लेकिन प्रूफ नहीं है, हम जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसको सेंसिटिविटी है या नहीं है। तो इसीलिए आप मतलब जब तक कंप्लीट एविडेंस ना हो तो अपने जजमेंट को सस्पेंड भी कर सकता है क्रिटिकल थिंकिंग, गुड क्रिटिकल थिंकर। उसको रीजनिंग और रैशनलाइजिंग के बीच में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ जैसे मान लो कोई ड्रग नया लगा रहा है, वो अपने रिस्क पे लगा रहा है, तो वो उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर कोई अल्टरनेटिव एक्शंस होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेल सके। अपने अंदर बिलीफ होनी चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। हमें सुपरफिशियली नहीं देखना है, जो भी सिमिलैरिटी या एनालॉजीज होंगे जो भी सुपरफिशियल है उसे नहीं देखना, बहुत डीप में जाकर हमें चेक करना होगा, ताकि हम एक अच्छे नर्स हो सके या फिर एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सके। एटीट्यूड्स क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, वो इंडिपेंडेंटली थिंक करते हैं, फेयरनेस होते हैं, यानी कि किसी के लिए भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल और अथॉरिटी रखते हैं अपने पास। रिस्क टेकिंग होता है, जैसे इससे पहले वाले में मैंने बताया था। डिसिप्लिन होती है प्रॉपरली, प्रिजर्वेंस होती है कि वो ऐसा नहीं करते कि वो ढिंडोरा पीटते घूमते कि मैंने आज ये किया, वो अपने अंदर प्रिजर्व करते हैं चीज़ों को। क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, क्यूरियोसिटी होती है, इंटीग्रिटी यानी कि सबको एक साथ लेके चलना, और ह्यूमिलिटी होती है। ये कुछ एटीट्यूड्स होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग्स के। अब देखते हैं लेवल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग। क्या क्या लेवल्स होते हैं। सबसे पहला नॉलेज। क्रिटिकल थिंकिंग का जो बेसिक लेवल होता है वही होता है कि नॉलेज आपके पास, अब मान लो आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को क्या केयर करोगे, नहीं कर पाओगे। सिंपल सा, आपको एक ड्रग के बारे में भी नहीं पता होगा तो आप कोई केयर प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जो भी मटेरियल रीड है या फिर आपने देखा है सुना है उसके बारे में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने किसी को कैन्यूला लगाया जा रहा है तो आपको कैन्यूला के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि कैन्यूला के साइजेस कौन से होते हैं, कलर कोडिंग्स क्या है, किसको कौन सा कलर कोडिंग लगाते हैं, कब कौन सा लगता है कौन सा नहीं लगता है, ठीक है, किस साइट में लगता है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। भले ही आपको नहीं लगाना आ रहा हो, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखोगे, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एप्लीकेशन, यानी कि अब ये जो भी चीज़ें आपने सीखी है, हर्ड, रीड और सीन, उस चीज़ों को अप्लाई करना भी आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, ताकि कोई एक्चुअल सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन हो तो आप वो चीज़ें कर सको।
चौथा है एनालिसिस करना, ठीक है, जो भी आपके आसपास चल रहा है या फिर जो भी पेशेंट है आपके पास, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। जो भी डेटा आपके पास होगा उन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए आपको। और या फिर अगर कोई नए आइडियाज़ आप सोच रहे हो उसको भी आपको अपने आसपास के सिचुएशन के साथ मिलाकर देखना पड़ेगा कि हाँ ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है सिंथेसिस, कि अब इन सारी एबिलिटीज़ को आप एक साथ रख के फिर अब उसके बाद आप देखोगे कि हाँ अब क्या क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर रहे हो या जो भी इंफॉर्मेशन से आप कोई नया केयर प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें सिंथेसाइज करना। लास्ट है इवैल्यूएशन, कि आपने ये जो नई केयर प्रोवाइड करी है वो कितना बेनिफिशियल रहा है, या फिर आपने कोई चीज़ किसी को समझाई है वो कितना बेनिफिशियल रहा है, ठीक है। लास्ट इवैल्यूएशन था। नर्सिंग प्रोसेस का पूरा एक ओवरव्यू है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है जो कि नर्सेस के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट के बेटरमेंट हो सके या पेशेंट इजीली क्योर कर सके अपनी डिजीज़ कंडीशन को। नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, इतने देर हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ रहे थे, यहाँ से अब नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, ये एक सिस्टमिक रैशनल मेथड होता है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो हमारा गोल होता है वो सबसे पहला गोल मेन यही होता है कि जो क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस है उसे आइडेंटिफाई कर सके, उनकी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, फिर उसके बाद उनके लिए कोई प्लानिंग करें कि हाँ हमको ये प्लान करना है ताकि पेशेंट जल्दी से रिकवर हो सके, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करके लास्ट में हमें जो एवेल्युएशन करके देखना चाहिए। और फिर हमारा इसमें आता है नर्सिंग प्रोसेस जो होता है, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है। जैसे आप आगे पढ़ोगे कि ये 5 स्टेप्स होते हैं। पहले हम असेसमेंट करते हैं, फिर गोल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लास्ट इवैल्यूएशन करते हैं। अगर हमारा ये चारों ये 5 स्टेप अगर लगता है कि हमें हमारा इवैल्यूएशन जितना हमने सोचा था उतना नहीं हुआ है, प्लान जो किया था, तो हम क्या करते हैं, ये रिपीट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक साइक्लिकल प्रोसेस होती है। द नर्सिंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि जिसमें नर्सेज अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस का। इसको हम डिफाइन करते हैं एक ऑर्डरली सिस्टमैटिक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम। मतलब जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने का एक सिस्टमैटिक वे होता है, तरीका होता है जिसमें हम पेशेंट के प्रॉब्लम्स को प्लान करते हैं, ठीक है, ताकि उनको सॉल्व कर सके। इनिशिएट करते हैं इनको इम्प्लीमेंट करना, फिर इवैल्यूएट करते हैं और लास्ट में देखते हैं कि ये सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर नहीं होती है तो हम दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। दूसरा यही बोला गया है कि ये प्रोसीजर 5 कंपोनेंट्स के अराउंड इवॉल्व करता है किसी भी पर्सन के हेल्थ स्टेटस के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो इनका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं यानी कि असेसमेंट और डायग्नोसिस करते हैं हम, ये दो हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अब जो असेसमेंट और डायग्नोस हमने किया है डिजीज़ कंडीशन, चाहे वो एक्चुअल हो या फिर उनकी पोटेंशियल हो, यानी कि जो अभी चल रही है प्रॉब्लम वो, या फिर वो जो फ्यूचर में हो सकता है कि बाद में जाकर हो सकता है, जैसे रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर फॉल, ठीक है, रिस्क फॉर फ्लूइड इम्बैलेंस, जो भी है रिस्क है जिसका, बस उन सब के लिए हम प्लान करते हैं, ठीक है। प्लानिंग कर दी हमने, फिर उसके बाद इस केयर को डिलीवर करना होता है हमने, यानी कि इम्प्लीमेंट करा है। नेक्स्ट इसमें आता है आउटकम्स, जो भी हमने इवैल्यूएट करा है कि हमने जो भी प्लानिंग किया या फिर इम्प्लीमेंट किया उसका क्या रिजल्ट रहा वो देखना, ठीक है। चाहे वो फिजिकल, सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, सबको हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब पर्पस क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस का। ये क्या करता है, पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये क्लाइंट को इलनेस से प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस होता है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। एक्चुअल या फिर जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि पेशेंट की एक्चुअल या फिर जो पोटेंशियल जो हो सकता है उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में भी सॉरी हेल्प करता है। हमें प्रायोरिटीज़ डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, यानी कि अब मान लो पेशेंट आपके पास फीवर का आया, उसको पेन भी हो रहा है, फीवर भी है, उसको नोजिया भी है, वॉमिटिंग भी है, ठीक है, डिहाइड्रेशन भी है,
तो इन ये सारी है, अब इन सारी में से हम सारे के सारे चीज़ों के लिए एक साथ केयर तो नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे, अब इसमें से प्रायोरिटी सेट करेंगे। अब इसमें हमारा प्रायोरिटी जो होगा वो होगा फीवर, क्योंकि अगर फीवर कम करेंगे ऑटोमेटिकली बाकी के जो सिम्टम्स होंगे वो धीरे धीरे वो भी कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी होगी उसे भी सेट करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं या फिर एक प्लान बनाते हैं ताकि उनकी नीड्स को पहचान सके। फिर हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं कि देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर इवेलुएट देख करते हैं कि हमने जो केयर उनको दी है वो कितना इफ़ेक्टिव है। रिकवरी को जो भी इलनेस है उससे रिकवरी को प्रमोट करने में भी नर्सिंग प्रोसेस हेल्प करता है। लास्ट इसमें है कि मैक्सिमम फंक्शनिंग स्टेट में रिटर्न, पेशेंट को रिटर्न होने में भी हेल्प करता है, प्रमोट करता है। अब नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें हमारा पूरा फोकस किस में होता है, पेशेंट के प्रॉब्लम में। दूसरा है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोसेस है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चले जाओ वहाँ पे भी नर्सिंग प्रोसेस के 5 ही स्टेप्स होंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं जाके 7 या 10 स्टेप हो जाए। तो ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड प्रोसेस है। तीसरा है कि ये साइक्लिकल और डायनामिक प्रोसेस होता है, यानी कि ये कम्प्लीटली साइक्लिकल और बहुत डायनामिक प्रोसेस होता है। चौथा है कि इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें हम दो अलग पर्सन्स के बीच में ये प्रोसेस होता है, या फिर क्या हम बोल सकते हैं कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, यानी कि हम इसमें कई सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, चाहे तो वो आया हो सकती है, वार्ड वर्कर हो सकती है, या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हो सकते हैं, रेडियोलॉजी हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, या दो नर्सेज हो सकती हैं, या डॉक्टर नर्स हो सकती है। हम किसी को भी इस पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो लेकिन कंसेंट के साथ ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को पता ही नहीं है, डॉक्टर का नाम हमने चढ़ा दिया, तो वो गलत होगा। ठीक है। पांचवा है कि इसमें क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग भी इन्वॉल्व होता है। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है कि हमारा जो पेशेंट का प्रॉब्लम है वो तो हम देखेंगे देखेंगे, उसके साथ हमारा कुछ गोल होता है ना कि हाँ हमको 2 दिन के अंदर पेशेंट के टेम्परेचर को बिलो नॉर्मल रखना है, तो वो हमारा गोल हो गया। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ये ओपन और फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने नर्सिंग प्रोसेस बना दिया तो सालों साल हमें वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। हम इसको हर एक पेशेंट के लिए इसको चेंज करना होता है। ये क्लाइंट ओरिएंटेड, जैसा अभी मैंने बताया कि हर एक पेशेंट के लिए चेंज करना होता है, वही एक क्लाइंट ओरिएंटेड और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होता है, यानी कि हर एक क्लाइंट या हर एक पेशेंट के लिए अपना अलग अलग होता है नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग केयर प्लान। ये सिस्टमैटिक और प्लान्ड अप्रोच होता है, लास्ट एम्फसाइजेस, और ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है, फीडबैक पे। मान लो कि हमने पूरा ये प्रोसेस कर लिया, लास्ट में इवैल्यूएशन में देखा कि पेशेंट को जो टेम्परेचर था वो अभी भी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हमारा जो पूरा प्रोसेस था वो कोई बेनिफिशियल रहा नहीं रहा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये दोबारा से रिपीट करना, फिर से अगर टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या है, कम्प्लीटली डिपेंड करेगा पेशेंट के फीडबैक पे, या फिर जो भी हम करना चाह रहे हैं। तो इसका असेसमेंट सॉरी स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, अभी मैंने इतना बता दिया है, स्टेप्स तो हमें पता ही है क्या है। ठीक है, सबसे पहला है असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट में क्या है, हम कलेक्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा, जो भी हमने पेशेंट से लेना होता है या फिर पेशेंट के साथ में जो अटेंडर्स होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे लेते हैं हम। वो भी क्या क्या लेते हैं, पेशेंट के हेल्थ रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट डेटाज होते हैं या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसे कलेक्ट करते हैं हम। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं पेशेंट के पोटेंशियल या फिर एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसमें हो सकता है क्या पता पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो, या फिर डायग्नोसिस जो होता है हम नंदा डायग्नोसिस यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस ये हर एक अलग अलग वीडियोस में डालूंगी। असेसमेंट का एक अलग वीडियो आएगा, डायग्नोसिस का अलग होगा, प्लानिंग का अलग होगा। ठीक है, तो सबका अलग होगा ताकि आप लोग को ईजिली नर्सिंग प्रोसेस समझ में आ सके। ठीक है, तो हाँ, इसमें क्या होता है, एक्चुअल या फिर पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए जजमेंट करते हैं हम। प्लानिंग में क्या होता है, इसमें हम जो भी नर्सेज कर सकती हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, या फिर जो भी हमने पेशेंट के लिए गोल किया है, ठीक है, या जो भी हमने सोचा है उसको अचीव करने के लिए जो भी हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी को हम, जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, पेशेंट के प्रायोरिटीज़ जो भी उनको चाहिए, उन सारी चीज़ों को एक सीरीज़ में रखना, वही हमारा प्लानिंग होता है।
फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हमने प्लानिंग करी है उसको एक्शन में लाना। सिर्फ प्लानिंग करने से भी नहीं होता ना, उसको करके भी दिखाना होगा, तब जाकर ही उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट इसमें आता है इवैल्यूएशन। इसमें जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स होता है हमें वो चेक करना होता है। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम देख सके जो भी हमने केयर करी है उसका क्या बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये था हमारा पूरा नर्सिंग प्रोसेस। आप इसमें देख सकते हो असेसमेंट में क्या क्या होता है, डायग्नोसिस में क्या होता है, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में और लास्ट इवैल्यूएशन में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा नर्सिंग प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं हर एक असेसमेंट का, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेलुएशन, पांचों की मैं एक सेपरेट सेपरेट वीडियोस ही रिलीज़ करूँगी, बहुत ही जल्दी कर दूँगी वो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ होता है कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ लीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, नर्सिंग कैफ़े।